नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये जो हमारे बुक का नाम है, इसमें आपका पहला चैप्टर आपका आता है सार्वभौमिक शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान व प्रतिबद्धताएँ एवं बाल अधिकार। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव और अति लघु और लघु यानी कि तीनों फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है। क्या होता है सार्वभौमिकरण का अर्थ? सार्वभौमिकरण का शब्द से तात्पर्य होता है कि जो चीज़ सभी के लिए होता हो ना, सभी के लिए मतलब जैसे कोई भी चीज़ है तो वह सभी के लिए कब होगा, तो जिसमें सभी लोग इंक्लूड हों, है ना। जैसे आपका चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई हो, है ना, तो इसमें क्या करना है, इसका अर्थ बताना है। तो सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी लोगों के लिए। किससे? सभी लोगों के लिए। और ये किस परिपेक्ष से है? देखिए शिक्षा से है यहाँ पे ना, यहाँ क्या हो जाएगी, शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि सभी के लिए, सभी लोगों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अतः लोकतंत्र में जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप आदि के बिना भेदभाव किए हुए सभी लोगों को शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, सार्वभौमिकरण कहलाता है। ठीक, अब इसकी आवश्यकताएं कब पड़ी और क्यों पड़ी? तो देखिए इनकी आवश्यकताएं इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी आवश्यकता जब पड़ी तो इससे साक्षरता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? साक्षरता बढ़ेगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका है दैनिक जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वशिक्षा के लिए, है ना। जो दैनिक जीवन में जो आवश्यकताएं पड़ती है इन सब के लिए भी शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसके बाद स्वज्ञान के लिए व स्वशिक्षा के लिए। इसके बाद राजनैतिक जागरूकता के लिए। अब राजनैतिक में कोई व्यक्ति जाएगा, अगर वो शिक्षित नहीं रहेगा तो क्या वो शिक्षा पे बात कर पाएगा? नहीं बात कर पाएगा, है ना। तो कोई भी चीज़ होती है और इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा जरूरी है। किसके लिए? सामाजिक समानता, जिससे समाज में जितने भी लोग हैं उनको क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, इन सभी का नॉलेज तब होगा जब उनके पास शिक्षा होगी। ठीक, और वो अपने अधिकार के प्रति तभी लड़ सकते हैं जब उनके पास ज्ञान होगा। ठीक, तो इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनका उद्देश्य है समाज के लिए साथ कौशल विकसित करने के लिए। दूसरा पॉइंट है आपका सर्वांगीण विकास के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है आपका सर्वांगीण विकास। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका बनता है विवेकपूर्ण निर्णय के लिए, यानी कि जब आप कोई भी समस्या में जब आप पढ़ेंगे, आपके पास ज्ञान रहेगा तभी तो आप निर्णय ले पाएंगे, नहीं तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके लिए भी ज्ञान का क्या है, उद्देश्य है। जीविकोपार्जन के लिए, जिससे आप कोई भी अगर आप कार्य सीख लेते हैं, कोई भी काम सीख लेते हैं तो आप क्या करते, काम करते हैं, उससे पैसा आपको मिलता है। ठीक, या आप पढ़ा रहे हैं तब भी तो आप एजुकेशन से जो क्या रिलेटेड है ना, आप कोई भी कार्य किए हैं तभी तो आप वो आपने स्कूली पढ़ाई या जिस भी आप ट्रेनिंग लिए हैं वहाँ से तो भी आपने शिक्षा लिया है। तो जीविकोपार्जन के लिए भी आपका हो गया। ठीक, इसके बाद आपका पांचवा पॉइंट बनता है ज्ञानार्जन के लिए तथा बौद्धिक विकास के लिए। ठीक, इन सभी के लिए क्या है, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। इसके बाद आपका आता है संविधान के बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। संविधान को बनने में कुल लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और यह 20 नवंबर 1949 को बनकर पूरा क्या हो गया था, तैयार हो गया था। संविधान के कुछ उपबंध हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। ये लगभग आपके 16 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद आपके उसी दिन लागू हो गए थे। इसके बाद अन्य उपबंध जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। ठीक, जिसमें शिक्षा संबंधी कुछ उपबंध शामिल गए हैं जो हम लोगों को पढ़ना है थोड़ी सा। ठीक, जैसे पहला आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 14 क्या है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। ये देखिए हेडिंग से ही पता चलता है, विधि के मतलब होता है कानून और समक्ष मतलब होता है उसी के, इसके बाद मतलब होता है समता का अधिकार, मतलब विधि के लिए, कानून के लिए सभी लोग बराबर है। चाहे वो भारत के कोई भी नागरिक हो, चाहे वो नागरिक किसी भी पद पर हो क्यों ना हो, लेकिन सबके लिए संविधान जो है, नियम कानून जो बनाता है
वो सबके लिए एकदम बराबर लागू होता है। ठीक, चलिए इसके बाद अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि अब देखिए लोक नियोजन में अवसर की समानता, यहाँ पे ये हेडिंग देखिए, यानी कि कोई भी जो रोजगार होगा, कोई भी जो अवसर होगा, उस सभी लोगों को मतलब समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है पंडित जी हैं तो इनको ज़्यादा दे दिया जाएगा, ये जो है एससी हैं तो इनको कम दिया जाएगा रोजगार, ऐसा नहीं। बल्कि देखिए इसमें लिखा भी गया है, जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म के आधार पर जो है राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो इंटर तक पढ़ाई किया है, अगर वो डीएलएड किया है तो सबको जॉब देगा, सबको नौकरी देगा। ठीक, सरकार का ये दायित्व तो होता है। इसलिए ये जो है अनुच्छेद 14 में भी, अनुच्छेद 16 में लिखा गया है संविधान में कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सबको अवसर समान मिलना चाहिए। ठीक, चलिए इसके बाद अगला आपका है 21, ये बहुत महत्वपूर्ण, एकदम कन्फर्म है एकदम, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अनुच्छेद 21 में कहा गया कि यह आपके मौलिक अधिकार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो मौलिक अधिकार में कौन से अधिकार आपके दिए गए हैं, देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत यह जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी कि यह संविधान में बताया गया, सन 2000 में यह संशोधित किया जब गया कि सभी लोगों को शिक्षा देना क्या है, अनिवार्य है। यह किसके ऊपर जो है अनिवार्यता शब्द लिया गया है, अनिवार्य शब्द जो है थोपा गया, या किसके लिए, राज्य के ऊपर। किसके ऊपर, राज्य के ऊपर, यानी कि वहाँ की जो सरकार होगी वह सरकार का ये जो है कन्फर्म, यानी कि यह दायित्व होगा, वह सरकार सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क सुविधा क्या करेगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं करवाता तो हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है, यानी कि हम उसके खिलाफ जो है जा सकते हैं कोर्ट। ठीक, इसके बाद अगला है अनुच्छेद 28, राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की, यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह जो अगर कोई भी धार्मिक शिक्षा अगर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। ठीक, चाहे वो राज्य द्वारा पोषित हो या कोई भी संस्था हो। ठीक, इसके बाद आपका अगला है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। यानी जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो कोई भी भारत का नागरिक होता है, भारत के किसी भी कोने में अगर वो निवास करता है तो वह अपनी भाषा, संस्कृति बनाए रखने का उसके पास एक अधिकार है। अगर वो तमिलनाडु का है तो वो तमिल बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि उसे जो है केवल इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। वह वहाँ की अपनी संस्कृति, वहाँ की अपनी बोलचाल भाषा जो है वह अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, अपनी भाषा को। ठीक है, इसका ये भी कानून में अधिकार दिया गया है, जिससे उनको अपने जो धर्म के प्रति उनको ठेस ना पहुँचे, इसलिए ऐसा बताया गया है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 30 है, सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान का निर्माण व उनके प्रबंधन का अधिकार होगा। क्या होगा, अल्पसंख्यकों शिक्षण संस्थान, ये अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं वो अपने लिए एक शिक्षण संस्थान और उनका प्रबंधन वो खुद ऐसा कर सकते हैं, उनको ऐसी छूट रहेगी। ये सरकार खुद कहती है, संविधान खुद कहता है अनुच्छेद 30 में। ठीक, इसके बाद आपका अनुच्छेद 45 आता है। इसमें सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का क्या होगा, प्रयास करेगा। यह आपका जो है मूल कर्तव्य में था, किसमें था, मूल कर्तव्य में था। लेकिन अब वो 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21(1) में आपका आ गया, किसमें, अनुच्छेद 21 का में अब आपका आ गया है, यह आपका मौलिक अधिकार बन गया। ठीक, चलिए देखिए मौलिक अधिकार होता है यह आपको, ये आपके पास एक राइट्स हो जाता है कि आपको ये शिक्षा लेना है तो आप सरकार से लड़ के ले सकते हैं। लेकिन अगर ये मूल कर्तव्य में अगर रहेगा, अगर मूल कर्तव्य में रहेगा तो सरकार देगी नहीं देगी तो आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई जो है आप आरोप नहीं लगा सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि समाज के दुर्बल कमज़ोर वर्ग जो होते हैं, जैसे SC ST के जो लोग होते हैं, उनको शैक्षिक व आर्थिक हितों का ध्यान दिया जाएगा, उनके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है अनुच्छेद 29, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम आ गया तो उसको जो शिक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा, नहीं। कोई ईसाई है तब भी, किसी भी वो जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग जाति धर्म का हो, उसको शिक्षा से जो है कोई भी उसे नहीं रोक सकता। क्या,
कोई भी व्यक्ति उसे नहीं रोक सकता, ऐसा अनुच्छेद 29 में भारत के संविधान में लिखा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अनुच्छेद 51। देखिए यही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, जितना इम्पोर्टेंट है हम उसको देखो यहाँ पे IMP करके इम्पोर्टेंट करके इंडिकेट भी कर दिए हैं। अनुच्छेद 51 में कहा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यह जो क्या है, यह माता पिता का भी धर्म होता है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 43 में कहा गया कि संघ की एक राजभाषा होगी जो हिंदी है। कौन सी है राजभाषा? हिंदी है। इसके बाद कहा गया है अनुच्छेद 350 का में कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा किसी में दी जानी चाहिए? मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यह अनुच्छेद आपके 350 का में कहा गया। और 351 में क्या कहा गया कि हिंदी भाषा का विकास व वृद्धि का निर्देश दिया गया है। ठीक, अब कुछ यहाँ पे बाल अधिकार दिए गए हैं, राइट्स ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चों के कुछ अधिकार हैं। तो यह अधिकार कब आपका आया? यह आपका अधिकार आया 20 नवंबर 1989 को एक UNO यानी कि एक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यहाँ पे एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो सम्मेलन हुआ जिसमें जो है कई देश के लोग वहाँ पे शिक्षा से जितने भी शिक्षित लोग थे वो सब जुड़े, शिक्षा के विशेषज्ञ लोग। उन्होंने ये बात किया कि कैसे बालक का एक अधिकार दिया जाए कि जो है शिक्षा से कोई भी वंचित ना हो। इसके लिए यह घोषणा किया गया कि 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकार के रूप में इसे भारत सरकार ने क्या किया, इसे अपना लिया। ठीक, हालांकि ये आपका 1989 में आया था, UNO ने किया था, लेकिन इसे सब लोग देश वाले तुरंत नहीं अपना लिए बाल अधिकार को। भारत ने कब अपनाया? 1992 में। यह आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बाल अधिकार है यह आपका भारत सरकार ने कब जो है अधिकार था, कब जो अपनाया था? कब अपनाया था? 11 दिसंबर 1992 को। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? इसके अधिकार में कुछ प्रावधान किए गए, उनको क्रम से देख लेते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहला आपका पॉइंट है बच्चों के जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण करना और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का उनके पास क्या होगा? अधिकार होगा। ये किसके पास अधिकार है? बच्चों के प्रति, बच्चों के पास अधिकार है। इसके बाद दूसरा क्या पॉइंट है? प्रत्येक बच्चे को अपने राष्ट्रीयता, नाम एवं परिवार के नाम बनाए रखने का अधिकार है। वो अपना नाम कुछ भी रख सकता है बच्चा, और उनके माता पिता के पास ये अधिकार है, अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसमें राज्य सरकार या कोई भी व्यक्ति उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह उनके पास क्या होगा? यह आपका राइट्स है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना, यानी कि बच्चों को माता पिता से आप अलग नहीं कर सकते। ठीक, कब तक? कि जब तक वो जो है अपने आप जीवन यापन करने में सक्षम ना हो जाए, तब तक। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट आपका है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना, यानी कि राज्य ऐसा कानून बनाएगा कि बच्चों को कोई ना तो बेच सकता है, ना तो कोई व्यापार कर सकता है, ना तो कोई जो है उनके ऊपर कोई चीज़ आरोप लगा सकता है, यानी कि आप ये काम करिए, आप ऐसे करिए, वैसे करिए। ठीक, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है यदि माता पिता या उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनका क्या करेगा? राष्ट्र उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक, अगर माता पिता उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है बच्चों के साथ, तो वह जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों को नशीले पदार्थ के प्रयोग से क्या करना है? रोकना है। ठीक, अगला पॉइंट में कहा गया कि शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना यह राज्य सरकार का दायित्व होगा। फिर अगला पॉइंट है जहां गोद लेने की व्यवस्था है वहां बच्चों के हितों का ध्यान जो है भी रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर गोद ले लिया, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मान लीजिए गोद ले लिया तो वो क्या है उससे ले जाकर मजदूरी कराएगा, ऐसा नहीं है। वह 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को वह भी शिक्षा देगा, चाहे भले वो जन्म से ही गोद लिया क्यों ना हो। अगर वो ऐसा नहीं करता तो राज्य सरकार इनके ऊपर क्या करेगी? कार्रवाई करेगी इनके पेरेंट्स के ऊपर। ठीक, ऐसा जो है कानून में कहा गया है। इसके बाद आपका लैंगिक शोषण से क्या करना है? बचाना है।
इसके बाद आपका अगला 14 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को भाग लेने से तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध है। यानी कि कोई भी बच्चा 15 वर्ष से कम है तो वह जो है कहीं भी सेना में भाग नहीं ले सकता, ठीक, क्योंकि अभी उसे खेलने और जो है टहलने, घूमने, अपने शिक्षा के लिए, इन सब के लिए अभी उनके पास अधिकार है, ना कि जो है सेना में भाग लेने के लिए। ना तो उनसे केवल कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती कोई काम करा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है बाल अधिकार के उद्देश्य क्यों, ऐसा क्यों ये कहा गया है, इनका कुछ तो उद्देश्य होगा। तो पहला गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। इसके बाद शोषण, श्रम, व्यापार तथा बाल विवाह से संरक्षण के लिए ऐसा कानून या ऐसा अधिकार बताया गया है, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट है भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए किए गए प्रयासों से उन्हें अवगत कराना, ठीक। इसके बाद अगला है बच्चों को यूएनओ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों को जानकारी देना, यह उनका क्या है, उद्देश्य है। अब देखिए राष्ट्रीय बाल नीति आई, कब आई थी यह नीति, ये आपकी आई थी 1974 में आई थी, ठीक। 22 अगस्त 1974 को भारत सरकार ने बच्चों के लिए कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। इसमें कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो इसे आपका पहला प्रावधान है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। यह आपका लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है राज्य द्वारा बालकों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाए। जैसे पोषाहार का मतलब होता है जैसे नहीं मिड डे मील होता है या भोजन होता है, उनके पोषण के लिए बच्चों को, यह राज्य का क्या होगा, ये दायित्व होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है 14 वर्ष के बच्चों से जोखिम वाला कार्य नहीं कराना है। जैसे कोई खतरा वाला कोई मशीन है, कोई कारखाना है, तो उसमें बच्चों को वैसा काम नहीं बताना है कि जिससे उनका कोई ना कोई क्षति हो सके या हानि हो सके, ठीक। इसके बाद आपका अगला है बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता है। क्या, बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे अपना जीवन यापन में सक्षम ना हो जाएं, ठीक। चलिए इसके बाद आपका अगला पॉइंट है राज्य को मादक पदार्थों को सेवन से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, कि जिससे बच्चा कोई व्यापार से यानी कि व्यापार ना करे मादक पदार्थों का, ना तो उसका उत्पादन करे, ना वो खुद जो है उसका सेवन करे। इन सब का राज्य सरकार क्या करेगी, ध्यान देगी। इसके बाद आपका अगला है विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, वैज्ञानिकों व सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। इसके बाद अगला है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा की गई। तो वही चीज़ सेम है कि 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, 1 से 8 तक बच्चों को निःशुल्क पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराया जाए, कक्षा 5 तक के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस दिया जाएगा, जूता, मोजा और इसके बाद ड्रेस, ये सब क्या निःशुल्क दिया जाता है ना। ये सब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा में ये सब बताया गया है, ठीक। और क्या बताया गया है, और आपका बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रतिदिन मध्याह्न में भोजन की व्यवस्था की। मध्याह्न में मिड डे मील भोजन कब जो है आपका आया, ये आपका आया 15 अगस्त 1995 में। कब से आया, 1995 में आया, ठीक। इसके बाद क्या आया, एक आपका और अगला आया 5वां अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पे देखिए 480 रुपया है ना, प्राथमिक स्तर पर आपका 300 रुपया मिलता था, और जो है जूनियर स्तर पे आपको जो है मिलता था 480 रुपया। कितना रुपया, 480 रुपया। इसके बाद क्या हुआ आपका बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। यानी कि बालकों को श्रम नहीं कराया जाएगा, यानी कि मेहनत नहीं करवाया जाएगा, कोई उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा, उनके प्रति उनके लिए भी कानून आया था। कब आया था, 1986 में आया था। इसके बाद आपका अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये आपका 2002 में आया था। यानी कि बालक अगर 18 वर्ष से कम है तो उनका विवाह जो है नहीं कराया जाएगा, ठीक। अगर कोई कराता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अब जो है यह 18 वर्ष से अब कितना हो गया है, 18 वर्ष से अब कितना हो गया बालक का 21 वर्ष हो गया, और बालिका का आपका 18 वर्ष हो गया, ठीक। यानी कि बालिका के लिए यानी लड़की के लिए 18 वर्ष जो है ये कानून में बताया गया है कि 18 वर्ष की लड़की होगी तब उनका शादी कराया जाएगा, और लड़का क्या होगा 21 वर्ष का, तब उनकी शादी कराया जाएगा, ठीक। चलिए अगला है बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान।
संवैधानिक प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 23 में बताया गया कि बालाश्रम के बारे में बताया कि इसके अनुसार मानव कल्याण, व्यापार एवं रोजगार, जबरदस्ती कार्य करवाना दंडनीय अपराध है। यानी कि कोई भी बच्चे से अगर कोई भी आप कार्य करवाते हैं तो ये आप जो है आप उसके दंड के अधिकारी हैं, ठीक, बच्चे नहीं बल्कि आप। इसके बाद अनुच्छेद 24 में बताया कि बाल श्रम। अब बाल श्रम के बारे में बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम करवाना या कारखाने आदि में लगवाना क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा, ठीक। ये आपके अनुच्छेद 24 में दिया गया है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप, बालात श्रम और इधर है बाल श्रम। बालात श्रम का मतलब होता है ज़बरदस्ती काम कराना, किसी के ऊपर प्रेशर डाल के नहीं ये काम आप करिए, तो उसके लिए अनुच्छेद 23। और कोई भी बच्चा जगह श्रम करना चाहता है या कारखाने में तो उसकी भर्ती नहीं की जाएगी अगर वो 14 वर्ष से कम है, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा बाल श्रम आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए इसके बाद आपका अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा या बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। इनमें कौन कौन से जो है नियम जो है आए इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अनुसार देश में इस संविधान में लागू होने के समय से राज्य 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर लें तब तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। यह आपको धारा अनुच्छेद 45 में बताया गया था, ठीक। लेकिन बालकों को शिक्षा प्राप्त हेतु विद्यालय में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह बदल दिया गया कि यह 2002 में इसे मौलिक अधिकार में कर दिया गया, जो कि अनुच्छेद 21 का में है या 21A में है। यह इसलिए क्योंकि अब देखिए मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य दोनों दो चीज़ें होती हैं। तो मूल कर्तव्य में क्या होता है कि सरकार उस पर कार्य करेगी या नहीं करेगी उस पर हम कोई जो है उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार जो होता है उनके खिलाफ हम जा सकते हैं। यह बाल अधिकार शिक्षा 4 अगस्त 2009 पारित हो गया, जो कि 27 अगस्त 2009 को इसे भारत का राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। इसे अधिनियम को 7 अध्याय और 38 खंड में इसे बताया गया है, ठीक। अब अधिनियम की कुछ बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, जैसे 6 वर्ष 14 वर्ष के आगे प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को पाने के लिए पूरा करने के लिए किसी बच्चे को कोई शुल्क नहीं देना होगा। तीसरी बात ये बताया गया कि बच्चों को ना तो प्रवेश के लिए रोका जाएगा और ना ही शिक्षा के लिए। जब तक कि उनकी शिक्षा पूरी ना हो जाए तब तक उन्हें कोई विद्यालय में से नहीं निकाल सकता, ठीक। अब देखिए ये वाला आपका जो है पूरा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आपका ख़त्म हो गया। क्या हो गया? ख़त्म हो गया, यानी कि ये वाला आपका समाप्त। इसके बाद आपका हम वो वाला लाएंगे हमारा भारतीय समाज। कौन सा? भारतीय समाज वाला। भारतीय समाज वाला जब आपका लाएंगे वो भी इसी तरह हम लंबी लंबी वीडियो में लाएंगे, उसको भी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपका जो है अब देखिए हमारे पास पेन भी आ गई है, ये वाली थोड़ी चल रही है ठीक ठाक, तो इसके लिए हम मैथ का एक लाएंगे। क्या? मैथ का हम लाएंगे अच्छे से। तो आप लोग जो है वो थोड़ी लंबी लंबी वीडियो की, या हो सकता है सभी को एक में कर देंगे या पारी पारा यानी कि कई वीडियो में बनाएंगे, तो थोड़ी लंबी लंबी वीडियो होगी, लेकिन उसको हम क्या करेंगे अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो है पेन जो हो गई है। अब पेन हो गई तो हम उसको अच्छे से जो है डिस्क्राइब कर देंगे। जबकि जब उस टाइम पेन नहीं थी तो उसको हम क्या कर, जैसे अब मान लीजिए ऐसे लिखते थे तो उसमें क्या करता था कि जूम हो जाता था, अच्छे से लिखाता नहीं था। अब इसको इस प्रकार जैसे देखिए करने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा रहा है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हल करेंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल एक एक सवाल हल करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक। तो बस आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए, फिर आपसे एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।